नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी में। और जैसे कि दोस्तों हमने पहले जो 2 वीडियोस थी उसमें आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन से आर्टिकल कहां पे यूज़ होते हैं, और आगे हम दूसरे पार्ट के ऊपर यहां पे। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रूल होते हैं प्रेपोजिशन के जो हमारे पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अगर एचपी पुलिस की बात करें, जेल वार्डन की बात करें, तो उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका प्रेपोजिशन का, आर्टिकल्स का और टेंसेस का। तो इन जो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ना है और ढंग से अच्छे से तैयार करना है ताकि आगे जाके पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों चलते हैं पहले रूल के ऊपर। तो पहला रूल डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रेपोजिशन होती क्या है। अगर सिंपल वे में बोलें कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में पोजिशनल रिलेशनशिप को डिफाइन करता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। पोजिशनल रिलेशनशिप, अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अब यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में पोजिशनल रिलेशनशिप को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बीच में जो पोजिशनल रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन। अब पोजिशनल रिलेशनशिप ये है कि इस लड़के की जो पोजीशन है ट्री के रिगार्डिंग वो क्या आ रही है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ अंडर द ट्री, तब यहाँ पे हम अंडर जो है वो एक प्रेपोजिशन है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं अंडर प्रेपोजिशन का। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा सिंपल सा वे कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं, कहाँ पे हम इनको यूज करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमने पोजिशनल रिलेशनशिप को डिफाइन करना होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन, बात करें अगर फंक्शन की कि कितने फंक्शंस होते हैं प्रेपोजिशन के, तो दोस्तों हमारे पास टोटल 7 फंक्शंस आते हैं प्रेपोजिशन के। अगर हम फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लेस। फंक्शन ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि कोई भी आपकी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में किसी प्लेस के बारे में डिफाइन करेगा वो। जैसे एग्जांपल बोलूं, द कार वाज पार्क्ड बिटवीन 2 बिल्डिंग्स। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेस की, तो फंक्शन ऑफ प्लेस आया हमारे पास कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्लेस के बारे में डिफाइन करा कि है कहाँ पे। कार हमारे पास सब्जेक्ट आई, बिल्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डिफाइन करा वो करा किसने, बिटवीन ने। तो बिटवीन यहाँ पर एक हमारे पास प्रेपोजिशन बनती है। और दोस्तों एक रूल यहाँ पे सिंपल सा ये भी बता देता हूँ आपको कि कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का यूज होगा तो उसके आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ना कि सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शी एंड आई। अब दोस्तों यहां पे अगर हम बोलें कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शी एंड आई, मैंने बोला कि कभी भी यहां पे अगर बिटवीन का यूज हुआ, एक प्रेपोजिशन का यूज हुआ, तो उसके आगे आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आई जो होगा वो बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे होगा। तो दोस्तों एक रूल जो मैंने बताया कि अगर कभी भी आपका प्रेपोजिशन लगी होगी तो उसके साथ हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है आगे जाके। अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, हम एग्जांपल लिखा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शी एंड आई। अगर यहाँ पे आपका बिटवीन प्रेपोजिशन लगी तो इसके आगे आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे शी भी जो है वो सब्जेक्ट है और आई भी जो है एक सब्जेक्ट है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस बनता है, शी का बन जाता है हर और आई का बन जाता है मी। तो एग्जाम्पल आपका बिल्कुल सही रहेगा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, सॉरी शी का बनेगा यहाँ पे हर, तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा आपके पास, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर एंड मी, क्योंकि जो आपकी प्रेपोजिशन है उसके आगे आपका हमेशा ये याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा हमेशा हर जगह पे। यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बार देखने को मिलता है, तो इस रूल को ढंग से समझ लेना है। तो दोस्तों आ जाते हैं दूसरे रूल के ऊपर। दूसरे रूल के ऊपर मतलब दूसरे फंक्शन के ऊपर। पहला हमने फंक्शन देखा था फंक्शन ऑफ प्लेस, अब हम दूसरे की बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनर। फंक्शन ऑफ मैनर ये डिफाइन करता है कि कोई टास्क कंप्लीट हुआ है वो कौन से मैनर के साथ हुआ। जैसे बात करें अगर किसी ने कोई काम करा, जैसे यहाँ पे कोई टीचर है वो किसी को पढ़ा रहा है तो अपनी पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा है, तो बोलने का मतलब वो आपके पास एग्जाम्पल बनेगा कि जो भी टास्क परफॉर्म होगा कौन से मैनर के साथ परफॉर्म हो रहा है वो आपका बनेगा वहां पे फंक्शन ऑफ मैनर। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरे फंक्शन की, तो तीसरा फंक्शन आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम।
फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब होता है कि टाइम को डिफाइन करता है। ये तो सीधी सी बात है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो टाइम को डिफाइन करता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर हमने बोला कि मंडे को एक हमारा टेस्ट है, अब टाइम आपको लग गया पता कि मंडे को टेस्ट है, तो इसका एग्जांपल बनेगा वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। तो यहाँ पे आपका ऑन प्रेपोजिशन का यूज हुआ। तो दोस्तों ये चीजें आगे चल के हम पूरी ढंग से पढ़ेंगे। ये आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, जो कि आप हमारे फंक्शन थे, जो आपके प्रेपोजिशन के फंक्शन आते हैं, वो चीजें पढ़ रहे थे। आगे जाके हम इनको ढंग से पढ़ेंगे कि कहाँ पे ऑन का यूज होगा, कहाँ पे अंडर का यूज होता है, कहाँ पे बिलो का यूज होगा। ये सारी चीजें आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, ये बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, उसके बाद हम पूरा इसको ढंग से पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। तो दोस्तों तीसरे फंक्शन के बारे में बात करी हमने, फंक्शन ऑफ टाइम। अगर चौथे फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ कॉज आता है। फंक्शन ऑफ कॉज का मतलब होता है कि कोई काम हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, वो क्या जरूरत पड़ गई उस काम को करने की, तो वो होगा आपका फंक्शन ऑफ कॉज। कॉज का मतलब होता है कि क्या कारण है जिसके कारण ये काम हो रहा है। अगर पांचवें फंक्शन की बात करें तो पांचवा फंक्शन आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ पोजेशन। फंक्शन ऑफ पोजेशन का मतलब होता है, जो हमने पहले ही बोला है, आर्टिकल के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि पोजेशन का मतलब होता है एक पॉजेसिव केस, कि किसी चीज के साथ अपनी बिलोंगिंगनेस को शो करना। तो फंक्शन ऑफ पोजेशन का मतलब है कि जो फंक्शन आपका यूज होगा बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए, जो प्रेपोजिशन का यूज होगा बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं आपका फंक्शन ऑफ एजेंसी, जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ एजेंसी। फंक्शन ऑफ एजेंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम हो रहा है, लेकिन देखो सीधा से एग्जांपल बोलता हूं कि अगर कोई काम हुआ वो किसने किया, एक एजेंसी के द्वारा वो काम किया गया होगा। अब वो एजेंसी जो होगी वो आपकी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने एग्जांपल लिया कि केक कट किया गया मेरे द्वारा, और मैंने किस चीज से किया, नाइफ के साथ। तो दोस्तों हमने बात करी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की। तो जो एजेंसी होती है वो तो दो तरीके से आ सकती है, आपके पास दो चीजें हो सकती हैं वहां पे, वो लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। अगर एग्जांपल की बात करें, द केक वॉज कट डैश मी डैश नाइफ। अगर हमने बात करी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एजेंसी की, तो फंक्शन ऑफ एजेंसी में हमारे पास ये चीजें आ गई कि केक जो कट गया वो मेरे द्वारा किया गया, और किसके मतलब कौन सी चीज के साथ कट करा, नाइफ के साथ कट करा। तो दोस्तों ये एक रूल है, इस रूल को समझ लेना कि कभी भी आपकी लिविंग थिंग की बात होगी, कभी भी लिविंग थिंग की बात होगी तो लिविंग थिंग के साथ आपका हमेशा वाई का यूज होता है, और कभी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है तो उसके साथ आपका हमेशा विद का यूज होता है। तो यहाँ पे जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स रखा है, द केक वाज कट, अब मी जो है वो एक लिविंग थिंग है तो यहाँ पे आएगा बाय मी, और आगे नाइफ जो है एक नॉन लिविंग थिंग है तो नाइफ के साथ आपका आएगा विद नाइफ। तो ये था दोस्तों आपका फंक्शन ऑफ एजेंसी। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस करा कि जो भी हमारे फंक्शंस ऑफ प्रेपोजिशन थे, कितने फंक्शन थे और कहां पे कौन से फंक्शन का यूज होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, कि हमारे पास कितने टाइप की प्रेपोजिशंस आती हैं। ये सारी की सारी आपकी बेसिक चीजें हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रेपोजिशन जो है वो कहां पे यूज होती हैं और कैसे इनका यूज करना होता है। तो अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स की प्रेपोजिशन आती हैं, जिसमें से सबसे पहली होती है आपकी सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो एक सिंपल प्रेपोजिशन के रूप में ही यूज होता है, मतलब उसको हम सिर्फ प्रेपोजिशन के रूप में ही यूज कर सकते हैं, ना उसको वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, ना उसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, ना एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अगर बात करें हमारे पास एक आता है एट, ऑन, इन, ये सारी जितने भी हमारी प्रेपोजिशंस हैं, जितने भी इसके आगे भी कई वर्ड होंगे, मतलब जो ये वर्ड है इनको हम सिंपल प्रेपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, ना इसको हम वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, ना एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप आता है हमारे पास कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड प्रेपोजिशन का मतलब होता है, सबसे पहले तो कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज का मिक्सचर। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है हमारे पास कि जब हम किसी प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन की तरह तो यूज करते ही हैं, लेकिन हम उसको एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास, इनको हम एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों तीसरे टाइप पे आते हैं तो तीसरा टाइप हमारे पास आता है फ्रेज प्रेपोजिशन। अब फ्रेज प्रेपोजिशन की बात करें तो फ्रेज प्रेपोजिशन एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड का यूज होगा, मतलब एक से ज्यादा वर्ड यूज होते हैं फ्रेज प्रेपोजिशन के लिए। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास आते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट,
सारी की सारी जो है ये हमारे पास फ्रेज प्रेपोजिशन आती है। जैसे अकॉर्डिंग टू आ गया, इन अकॉर्डेंस विद, ये जितने भी प्रेपोजिशन होगी हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास आती है फ्रेज प्रेपोजिशन में। और एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी इन स्पाइट ऑफ कहीं पे यूज होगा तो इन स्पाइट ऑफ, तीनों के तीनों अलग होते हैं, इन स्पाइट एक साथ नहीं होते। जैसे डिस्पाइट होता है ये एक साथ होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो है वो तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं। दोस्तों चौथे टाइप के ऊपर आते हैं। चौथा टाइप हमारे पास आता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन का। अब पार्टिसिपल प्रेपोजिशन क्या होती है? जब कभी भी हम किसी वर्ब को, मतलब वर्ब की थर्ड या फोर्थ फॉर्म को हम यूज करते हैं एक प्रेपोजिशन की तरह, तब वहां पे हम उसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हमारे पास आएगा, जैसे प्रेजेंटिंग की बात करें, कंप्लीटेड की बात करें, हमारे पास आईएनजी फॉर्म आई, हम इसको V4 भी बोलते हैं। और यहाँ पे कंप्लीटेड जो है हमारे पास V3 आई। जब हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे, इन सारी वर्ब्स को यूज करेंगे हम किसी प्रेपोजिशन की तरह किसी सेंटेंस में, तब हम उसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। अगर दोस्तों पार्टिसिपल प्रेपोजिशन पढ़ना होगा तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि पार्टिसिपल प्रेपोजिशन होते क्या है या पार्टिसिपल क्या होते हैं। दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से रूल, कुछ बेसिक से प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन होती क्या है, कितने टाइप होते हैं इसके, कितने फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये था पार्ट 1 वीडियो का। अगर ये समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती है कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का रूल होगा। 3 पार्ट आएंगे हमारे प्रेपोजिशन के। तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन के बारे में। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।